हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कक्षा 12वीं में आ चुके हैं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और 12वीं क्लास यानी कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। जी हाँ, इसके बाद आपकी जो ऊंची उड़ान होगी, इससे पहले आपको इस 12वीं क्लास के अंदर अच्छे नंबरों से पास होना है। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, आपको पता चल गया होगा। और उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है हिंदी, जिस पर अक्सर बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते हैं और आगे चलकर यही हिंदी जो है वो उनकी लुटिया डुबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी हाँ बच्चों, जब मैथ में अच्छे नंबर आते हैं, साइंस में अच्छे नंबर आते हैं, तो भैया हिंदी में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, है ना। जी हाँ, तो भाई डोंट वरी, मैं आपका हिंदी अध्यापक यानी मनमोहित आपको सिखाऊंगा कि हिंदी में किस तरीके से आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, तो हिंदी में भी आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। जी हाँ, तो भाई आज हम व्याकरण से शुरुआत करते हैं। जी हाँ भाई, व्याकरण से शुरुआत करेंगे कि भाई जिस टॉपिक से लोग घबराते हैं, यानी कि व्याकरण से जो लोग पीछे जाते हैं, हम कठिन सब्जेक्ट से जो शुरुआत करते हैं, इस व्याकरण सेगमेंट से शुरुआत करेंगे और धीरे 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 ओवरऑल पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट करने जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो भाई आज हम व्याकरण में क्या लेकर आए हैं एक बार देखते हैं और उसके बाद हम एक 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 टॉपिक पर नजर डालेंगे और पूरी तरीके से हम अपने इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज क्या है, आज का जो सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस व्याकरण सेगमेंट में आज हम बात करेंगे किसकी? समास की। जी हां, समास की, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि समास से दूर भागते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे यानी कि सिंपल सिंपल स्टेप को फॉलो कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं और जैसे ही कठिन जब टॉपिक आ जाता है तो भाई उससे पीछे पैर खींच लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने शुरुआत समास से करते हैं कि भाई समास यानी कि बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और इस तरीके से अगर आप मेरे तरह सिखाए हुए तरीके पे अगर आप चलते हो तो आप समाज से जो आप डरते हो, समाज से जो आप पैर पीछे की तरफ खींचते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद समाज तो कभी नहीं बोलोगे। यह मैं लिख कर दे सकता हूं। क्लियर है? तो भाई मेरे साथ आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं हमेशा से बच्चों को एक चीज जरूर बोलता हूं और आपको भी जरूर बोलूंगा, क्योंकि नए सत्र की शुरुआत हो रही है, कि भाई पेन और कॉपी लेके बैठा करो। एक ऐसी आदत बनाओ, एक ऐसी आदत बनाइए कि भाई पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे तो इससे होगा क्या कि टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर जो समझा रहा है, अगर आपकी समझ में आ रहा है और उसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो होगा क्या, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, यानी कि लिखी हुई चीजें हमको जल्दी याद होती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि भाई लिखी हुई चीजें जो है हमको जल्दी याद होती हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं आपको एक एक बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग अपने इस टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। भाई लिखने से क्या है, स्पीड बनती है। जिस स्पीड के अभाव में आप अक्सर परीक्षा के अंदर प्रश्न छोड़ दिया करते हो कि जी हमारा समय हो चुका था, कॉपी छीन ली टीचर ने, आता था फिर भी लिख कर नहीं आ रहे हो, तो दिक्कत कहीं और नहीं है, दिक्कत आपके अंदर है, यानी कि आपकी स्पीड नहीं है। स्पीड अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको लिखने से एक तो सुंदरता, लिखावट में सुंदरता देखी जाती है, सुंदर लिखावट के अंक भी दिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है कि भाई मुझे याद नहीं होता है, जो हमेशा शिकायत करता है जो बच्चा कि मुझे याद नहीं होता, तो भाई लिखने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। क्लियर है? चलो तो कर देते हैं शुरुआत। जी हाँ, कर देते हैं शुरुआत। तो आज जो अध्ययन करेंगे एक बार देखते हैं, एक बार सरसरी नजरों से एक बार नजर डालते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई आज की इस सेगमेंट के अंदर जो समास है इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो भाई पहले हम बात करेंगे समास की परिभाषा। भाई जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो व्याकरण में या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो भैया आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि एग्जाम के अंदर एक परिभाषा जरूर लिखने के लिए आती है।
परिभाषा जरूर लिखने के लिए आती है, अर्थ बताने के लिए आता है। तो जब तक आपको परिभाषा नहीं पता होगी, जब तक आपको उसका अर्थ नहीं पता होगा, तब तक आप उसको सही से डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा कि समास आखिर होता क्या है, समास कहते किसको हैं, इसके अलावा समास के कितने भेद होते हैं। क्लियर हो गया। तो पहला समास की परिभाषा, उसके बाद समास के भेदों पर आएंगे कि भाई कितने भेद होते हैं। और अक्सर जो है एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि भाई समास किसको कहते हैं, समास की परिभाषा बताइए। क्लियर है। साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हैं कि भाई समास के कितने भेद होते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग उदाहरण भी करेंगे। क्लियर हो गया। साथ ही साथ उदाहरण के माध्यम से, टॉपिक अगर उदाहरण के माध्यम से समझा जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से, कई बार चीजें होती हैं कि हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ही हम कोई उदाहरण देते हैं, तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया। तो उदाहरण का ये फायदा है। और साथ ही साथ हम लोग करेंगे प्रश्न अभ्यास। जी हाँ भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रश्न अभ्यास, क्योंकि भैया बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। क्लियर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजों पर आप पकड़ बना लोगे। क्लियर। तो कभी भी प्रैक्टिस से मत घबराना, कभी भी प्रैक्टिस से मत घबराना। आपको आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। अगर आता है और उसके बाद भी आपने प्रैक्टिस करना जारी रखा, तो जिस चीज पे आप पकड़ बना सकते हो, तो ये प्रैक्टिस ही है। क्लियर हो गया। ये प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस के माध्यम से आप चीजों को और निखार सकते हो। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। चलो भाई, जिसको नहीं आता है तो भाई उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम ये टॉपिक कवर करेंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर, आज इस क्लास के अंदर भाई हम लोग समास को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 5 अंक जो है हमारे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं और वैसे वैसे अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस करी, तो आज की क्लास में, अभी की क्लास में आपको 70-80% समझ में आएगा। क्लियर हो गया। फिर भी चीजें समझ में ना आए तो आप इस चीज को दोबारा से रिपीट कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये क्लास जो है आप जब दोबारा देखोगे तो चीजें आपको रिपीट हो जाएंगी। क्लियर हो गया। अच्छे तरीके से आपको समास कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। और इसके बाद आप कभी भी समास नहीं भूलोगे। एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा कि भैया कि किस तरीके से समास को याद किया जाता है, और अगर आपने वो ट्रिक समझ ली तो आपको समास याद हो जाएंगे। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि जी हम याद कैसे करें। पहले तो समास से घबराते हैं और समास को पढ़ते भी हैं तो ठीक तरीके से नहीं पढ़ते, और अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में नंबर भी सही नहीं पाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से, सही ट्रिक के माध्यम से आज समास कंप्लीट कराया जाए। क्लियर हो गया। चलो जी, सबसे पहले समझते हैं समास की परिभाषा। क्या? समास की परिभाषा कि आखिर समास कहते किसको हैं। तो समास का जो तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से होता है। समास यानी कि संक्षिप्तीकरण। क्लियर है भाई। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि संक्षिप्तीकरण, किसी चीज का स्वरूप छोटा कर देना, यानी कि समास कहलाता है। क्लियर है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया, ध्यान से समझिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी के अंदर कहा जाता है समास। क्लियर है। पहली बात तो यह समझो कि क्या समास यानी संक्षिप्तीकरण, समास यानी कि छोटा रूप। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। परिभाषा लिखोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता है, छोटा शब्द बनता है। क्लियर है। तो वो हिंदी के अंदर समास कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा है और इसको आप 2 बार याद करोगे, 1 बार कॉपी में लिखोगे, 2 बार किसी को सुना दोगे तो भाई सब याद हो जाएगा। क्लियर है। कैसे याद करेंगे? 2 या शब्दों से अधिक मिलकर
जो एक नया शब्द मिले, बने और छोटा हो, क्योंकि समास का अर्थ ही है छोटा स्वरूप। क्लियर? उसी को समास कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भैया समास वो क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए। ये बड़ा एक, इसको बोलते हैं किसी भी चीज में दक्षता हासिल करना। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो लंबा नहीं बोलते, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं, और शॉर्ट में यानी कि छोटा रूप जो होता है, छोटा स्वरूप, वही समास होता है। क्लियर हो गया? तो हिंदी की अगर बात करी जाए तो भाई कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, उसी को समास कहा जाता है। क्लियर? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, है ना, जो शब्द बने उन्हीं को समास कहा जाता है। समास यानी कि संक्षिप्तीकरण, समास यानी कि छोटा रूप। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आई? यस? यस और नो? यस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समास यानी संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना, छोटा स्वरूप। यानी कि आप इतना समझ लो, इसका छोटा स्वरूप यानी कि जब हम लंबी लंबी बातें ना कर कर संक्षिप्त में बातें करें, उसी को समास कहते हैं। क्लियर हो गया? उसी को समास कहा जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं, ध्यान से समझना। अब यहां से चीजें समझिए। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। क्लियर है? प्रथम पद कह सकते हो, पहले वाले को पूर्व पद कह सकते हो, दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है, और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो भैया होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। क्लियर हो गया? तो कैसे याद करेंगे? पूर्व पद, उत्तर पद, और ये पूर्व पद उत्तर पद यानी कि दोनों पद से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको समस्त पद कहा जाता है। क्लियर हो गया? कैसे समझेंगे? उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से समझेंगे, जल्दी समझेंगे। क्लियर हो गया? तो भाई रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर। क्लियर हो गया? राजा का पुत्र राजपुत्र। हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, और नील और कमल नील कमल। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ये प्रथम पद, ये उत्तर पद, ये हो गया आपका क्या? समस्त पद। क्लियर हो गया? राजा, पुत्र, प्रथम पद, उत्तर पद, समस्त पद। क्लियर हो गया? हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, नील कमल यानी कि नील कमल। क्लियर हो गया? पूर्व पद उत्तर पद से मिलाकर जो तीसरा पद बनता है उसको समस्त पद कहा जाता है। इसी को समास कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर? रसोई घर, इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। क्लियर हो गया? रसोई के लिए घर। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? रसोई के लिए घर। रसोई क्या है? इसके अंदर पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। रसोई के लिए घर। ठीक है? चलो अब इन दोनों को मिला के बना समस्त पद, यही बेटे समास होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई अब बात करते हैं कि भैया समास के भेद, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि भाई समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। इनको ध्यान से समझना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गया? कितने होते हैं? 6 होते हैं। अरे सर पहले तो ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं और इनको हमें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। इनको कैसे याद करें? क्या अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। बहुत सारे लोग द्विगु और द्वंद्व में अटक जाते हैं। क्लियर? तो भाई एक शानदार ट्रिक है मेरे पास। इस ट्रिक के माध्यम से आपको
ये समास याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपने वो याद कर लिया तो आपको समास याद हो जाएंगे, समास याद हो जाएंगे। बताऊं? चले भाई, बताने के लिए आए हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे जो हैं समास में, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अटक जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये द्वंद्व कैसा है, द्विगु कैसा है, अव्ययी भाव क्या है, तत्पुरुष क्या है, बहुव्रीहि क्या है, क्लियर, कर्मधारय क्या है। तो एक एक करके समझेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि इनको याद करने का क्या फॉर्मूला है, याद करने का क्या ट्रिक है। क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वो कहते हैं कि सर हमें कोई ट्रिक बताओ, है ना, हमको याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता, हमें कोई ट्रिक बताइए, हमको कुछ ऐसा चीज बता दीजिए ताकि हमको याद हो जाए, एकदम पेपर में जाएं और भैया कहीं से भी आ जाए, एकदम लिख कर आ जाए। तो भाई ये कोई घोट के पिलाने वाली कोई ऐसी मशीन तो है नहीं। हालांकि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश कहते नहीं है कि अगर कोशिश सही तरीके से करी जाए तो भाई रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने एक कोशिश करी है और इस कोशिश का जो है परिणाम बड़ा अच्छा निकलता है, क्योंकि बच्चों को याद हो जाता है। और हमको क्या करना है, हमको रटवाना नहीं है। आपने सोचा कि जी 6 बताए हैं, फटाफट फटाफट याद कर लो, इसके बाद ये, इसके बाद ये और लो जी हो गया है। ये रटना नहीं, ना तो हम रटवा रहे हैं, ना तो हमारा मकसद आपको याद रटवाना है, हमारा मकसद है आपको समझाना। क्योंकि एक चीज आपको याद में रखनी चाहिए कि जो रटाया होता है वो भाई अक्सर कुछ समय के बाद भूल जाते हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अगर चीजें आपको समझ में आ जाएं, आपकी जहन में चली जाएं और अगर आपकी मेमोरी में फिट हो जाएं तो क्या होता है, आप चाहे 40 के हों, 50 के हों, दादा हों, परदादा हों, पोते हों, पोतियां हों, आप अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ बता दोगे जो आपने 10th 11th 12th में पढ़ी होगी। क्लियर हो गया? बात समझ में? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग समझदारी के साथ पढ़ते हैं। क्लियर है? तो क्या है वो शानदार ट्रिक, एक बार देख लेते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद आप हमेशा के लिए इस ट्रिक को नहीं भूलोगे। आपको एक लाइन याद करनी है, ये समास याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद करनी है, और वो लाइन क्या है, द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक अगर आप एक लाइन याद कर लो, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, क्लियर, आप 5 सेकंड में, 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस चीज को याद कर सकते हो। अगर आपने द्वंद्वी अब तक अगर आपकी जबान पर आ गया तो आपको पूरे के पूरे 6 समास याद हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसा ट्रिक बताया आपने, द्वंद्वी अब तक, लो जी हमने याद कर लिया द्वंद्वी अब तक, अब बताओ जी कैसे। तो भाई द्वंद से आता है द्वंद्व समास, दी से आएगा द्विगु समास, आ से आ जाएगा अव्ययी भाव समास, बा से आ जाएगा बहुव्रीहि समास, ता से आ जाएगा तत्पुरुष समास, और का से आ जाएगा कर्मधारय। अरे सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। द्वंद्वी अब तक हमने याद कर लिया तो क्या हमको पूरा समास याद हो जाता है? यस, पूरा समास आपको याद हो गया। क्लियर हो गया? कितने समास थे, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे ही आप द्वंद्वी अब तक लिखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इन 6 वर्णों से क्या बनते हैं, 6 समास भी बन सकते हैं। है ना बड़ा शानदार ट्रिक? जी हां। तो द्वंद्वी अब तक अगर आपको याद आ जाएगा तो आपको पूरे समास याद हो जाएंगे, इसमें कहीं पर भी रटना नहीं है। क्लियर हो गया? द्वंद्वी अब तक लिखना है और एक एक वर्ड पर, एक एक अक्षर के हिसाब से आपने समास लिख लेने हैं। क्लियर है? दोबारा से देखते हैं ताकि आपको रिपीट हो जाए, ताकि आपको सही तरीका पता चल जाए। द्वंद्वी अब तक, द्वंद से हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वि से हो जाएगा द्विगु समास, आ से हो जाएगा अव्ययी भाव, बा से हो जाएगा बहुव्रीहि, ता से हो जाएगा तत्पुरुष, और का से हो जाएगा कर्मधारय। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो ये है वो शानदार ट्रिक। क्लियर? इस ट्रिक को आप अभी से याद कर लो। क्लियर है? अभी से समझ लो, ताकि आपको आने वाले समय में जब परीक्षाएं हों तब आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? हाँ, यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो इस तरीके से हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे,
समझेंगे, हमको याद हो जाएगा, हमको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर? और हमको कभी भी ये चीज़ें भूलेंगे नहीं, हम लोग हमेशा के लिए हमें ये याद हो जाएंगे। क्लियर है ना? शानदार ट्रिक। चलो जी, अब एक एक करके हम लोग एक एक समास का डिटेल में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे कि भाई किस तरीके से अव्ययी भाव क्या है, कर्मधारय क्या है, बहुव्रीहि क्या है, द्वंद्व क्या है, द्विगु क्या है, अव्ययी भाव क्या है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में, जानते हैं कि आखिर ये अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। क्लियर? नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। क्लियर? अव्ययी भाव तो क्या आ रहा है? अव्यय समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस। तो अव्ययी भाव समास को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग यानी कि यथा, आ, अनु, निर, प्रा, प्रति, तो ये क्या है? ये भाई उपसर्ग है। क्लियर हो गया? ये अव्ययी भाव समास को समझने की एक शानदार ट्रिक है, एक शानदार समझ होनी चाहिए आपको कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। जिनके प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है वो होते हैं अव्ययी भाव। क्लियर हो गया? अव्ययी भाव समास के अंदर ये जो प्रथम पद होता है ये अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्लियर? और उसका अर्थ प्रधान होता है। ध्यान से समझना, अव्यय से अव्ययी भाव, तो प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। क्लियर हो गया? और स्टार्टिंग किससे होती है? उपसर्ग से होती है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गई बात? हाँ, स्टार्टिंग कहां से होती है? उपसर्ग से होती है। जैसे यथा, आ, अनु, निर, प्रा, प्रति, ये सब क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में लगा होता है, यानी कि शुरुआत में लगा होता है। क्लियर? और अव्ययी भाव समास के अंदर जो प्रथम पद होता है वही अव्यय होता है और वो प्रधान होता है। क्लियर? उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, या उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, या अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर है? जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आप लिखने में कंफर्टेबल हो, जैसे आप बोलने में कंफर्टेबल हो, आपने इस तरीके से लिख लेना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? ये सब छोड़ो, ये अगर आपको समझ में नहीं आता, इतना समझ में रख लो, इतना मेमोरी के अंदर फिट बैठा लो कि भैया उपसर्ग जिससे शुरुआत हो, किससे हो? उपसर्ग से शुरुआत हो। अब कैसे पता लगेगा? जब आपके सामने शब्द आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जब आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब बड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई साहब अच्छा ये है अव्ययी भाव समास। क्लियर है? कैसे कैसे ये हम आगे चल के समझेंगे। तो भाई यथा, आ, अनु, नि, प्रा, प्रति, अव्ययी भाव समास। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो अब शुरुआत करते हैं। तो देखो, यथा संभव, यथा, इसको क्या करेंगे? इसको अगर विच्छेद करेंगे, इसको अगर पृथक करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यथा अलग हो जाएगा, संभव अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसा संभव हो, कहते नहीं यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, इसको पृथक करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, तो अनु अलग हो जाएगा और रूप अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? अनुरूप ये क्या है? ये समस्त पद है। ठीक है? ये समस्त पद हैं, इनका जैसे ही समास विग्रह करेंगे तो क्या? अनु अलग, रूप अलग, रूप के योग्य यानी कि अनुरूप। क्लियर? आ जन्म, आ अलग हो जाएगा, जन्म अलग हो जाएगा, जन्म से लेकर। ठीक है? तो आ अलग। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको क्या बताया? जिसकी शुरुआत उपसर्ग से हो। किससे हो? उपसर्ग से हो। ये यथा, अनु, आ, ये सभी क्या हैं? ये सभी उपसर्ग हैं। यानी कि शुरुआत में अगर उपसर्ग आ जाए तो समझ लेना अव्ययी भाव समास है।
क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर? अब दूसरे शब्दों में समझते हैं कि भाई यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, अब यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक चीजें समझ में आ गई कि भाई शुरुआत में अगर क्या आ जाए भैया, उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग से शुरुआत हो जाए, क्लियर, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। या फिर अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, योजक चिन्ह आए और पुनरावृत्ति हो जाए, यानी कि एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार पुनरावृत्ति, यानी कि दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है? पुनरावृत्ति, घर घर, रातों रात, इस तरीके से, यानी कि क्या हो रहा है, घर घर 2 बार हो गया, यानी कि घर की पुनरावृत्ति होगी। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, तो कैसे? जैसे कि धड़ा धड़, धड़ धड़ की आवाज के साथ, यानी कि धड़ और धड़, ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर हो गया? योजक चिन्ह ये क्या है, घर घर, योजक चिन्ह घर घर, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति यानी कि प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, धीरे धीरे, अंग अंग, साफ साफ, ये क्या है, ये शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि जब दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां से देख लो ये क्या हो रहा है, ये पुनरावृत्ति हो रही है। या तो उपसर्ग से शुरुआत हो या किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं तो बोलो यस, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं और आपको इधर उधर आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही तरीके से समझाओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप ये पहचान कर सकते हो कि किस में अव्ययी भाव समास है और किस तरीके से हमने इसका प्रयोग किया है। बड़े ही बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बता रहे हैं, सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, और अगर आप इसी तरीके से मेहनत करोगे तो आप बहुत आसानी के साथ समास पर पकड़ बना सकोगे। क्लियर है? आप 2-4 बार इस क्लास को जब आप बार बार देखोगे तो आपको हमेशा के लिए समास याद हो जाएंगे। आप कभी भी समास से घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। एक तो मैंने ट्रिक बताई है, उस ट्रिक पर ध्यान रखना। क्लियर? उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे समास याद हो जाएंगे। अब अव्ययी भाव, उन्हीं में से पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के अंदर क्या है, या तो उपसर्ग से शुरुआत या किसी शब्द की पुनरावृत्ति। ये क्या है, ये आपको अव्ययी भाव समास को जानने यानी कि पहचानने की, है ना, ट्रिक बता रहा हूं आपको, उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, ये सब क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है किसी शब्द की। क्लियर है? इसी तरीके से यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका अगर विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। इसी तरीके से यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर यथा साध्य यानी कि जितना साधा जा सके। क्लियर? अब यहां पर यथा आया है, यथा आया है, यहां पर भी यथा है, यहां पर प्रति है, यहां पर भी प्रति है, यहां पर आया है, यहां पर भी यथा। ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? या उपसर्गों से शुरुआत या फिर एक शब्द की पुनरावृत्ति। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते। एक क्लियर हुआ, अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया। अव्ययी भाव समास में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। क्लियर? इनके अलावा और जितने भी जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, जब इसके अलावा बहुत सारे शब्द आएंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 हजारों वर्ड ऐसे आ जाएंगे जब आप आराम से ये डिफाइन करने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी कि भाई इसमें अव्ययी भाव समास है या इसमें कर्मधारय है, इसमें तत्पुरुष है या इसमें बहुव्रीहि है। तो अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं किसके बाद,
चलो, निसंदेह, बिना संदेह के, बेलगाम, लगाम के बिना, भरपेट, पेट भरकर, भरपूर, पूरा भर के, बेनाम, बिना नाम के, दिन भर, पूरे दिन, हाथों हाथ, ये देखो पुनरावृत्ति हो गई। इसी तरीके से रात भर यानी कि पूरी रात। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे समास पे चलते हैं जिसका नाम है तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? तत्पुरुष समास की पहले जानते हैं परिभाषा। क्लियर है? फिर उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि भैया कौन कौन से यहां पर तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो तत्पुरुष समास की अगर बात करी जाए तो ये कारक से जुड़ा होता है। कारक समझ रहे हो? कर्ता ने, कर्म को, करण से। क्लियर है? याद है? अगर आपको कारक याद नहीं है तो आपको यहां पर थोड़ी सी कठिनाई होगी। क्लियर है? और अगर आपको कारक चिन्ह याद है, अगर आपको कारक याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से तत्पुरुष समास को, है ना, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और बता भी पाएंगे। क्लियर है? पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो कारक से जुड़ा हुआ होता है ये समास, ध्यान से समझना। तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ होता है। कारक कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, है ना, वो वाले कारक। ठीक है? तो कारक से जुड़ा होता है और इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्लियर? उन्हीं को तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर है? और इस समास, तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है भाई? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? कारक चिन्ह क्या भाई? कारक का, की, को, के, लिए, के, द्वारा, में, पर, ये सब क्या हैं? ये सब कारक चिन्ह हैं। क्या हैं? ये कारक चिन्ह हैं। याद आया कुछ? याद आया कुछ? ये सब कारक चिन्ह हैं, है ना? तो कारक समझ में आना चाहिए आपको तत्पुरुष समास को जानने के लिए। क्लियर? तो डोंट वरी, मैं आपको कारक एक बहुत ही आसान, मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता दूंगा, आप फटाफट उसको समझ लेना और तब आपको आसानी हो जाएगी तत्पुरुष समास समझने में। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? कारक से जुड़ा होता है और इसे बनाने में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी कि ये जो का, की, को, के, लिए, में, पर, से, इनका हो जाएगा लोप। कैसे? देखो, जैसे कि देश के लिए भक्ति, क्या आया इसके अंदर? किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए, तो के लिए इसमें हट गया, हो गया देश भक्ति। समस्त पद हो गया इसका देशभक्ति। क्लियर हो गया? देशभक्ति का विग्रह करेंगे तो देश के लिए। अब इसमें जो के लिए आया है ना, ये क्या है? यही तो कारक चिन्ह है। क्लियर? तो हमने समास बनाया तो भैया इसमें के लिए हमने लुप्त हो गया, के लिए इसके अंदर लुप्त हो गया, बन गया देशभक्ति। राजा का पुत्र, इसमें क्या आया है? कारक चिन्ह का आया है। राजा का पुत्र राजपुत्र। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? राजा का पुत्र राजपुत्र। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? राजा का पुत्र राजपुत्र, है ना? इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। तो ये जो इसका क्या हो गया? का लोप हो गया, यहां पर के का लोप हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? ये तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का यहां पर लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? का, की, को, के, लिए, में, पर, है ना, सर, से, ये सब क्या है? ये सब कारक चिन्ह है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, तो यहां पर क्या है? को का लोप हो गया, है ना? मन से चाहा, मन चाहा, यहां पर से लोप हो गया। राह के लिए खर्च, यानी कि राह खर्च, के लिए यहां पर लोप हो गया। क्लियर है? क्लियर हो गया? तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, यहां पर के द्वारा लोप हो गया। क्लियर? राजा का महल हो जाएगा राजमहल, का यहां पर लोप हो गया। राजा का पुत्र राजपुत्र अभी बताया, तो यहां पर का लोप हो गया। ये क्या है? विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। क्लियर है? यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाहा, मन से चाहा।
क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। कारक चिन्ह से जुड़ा होता है, दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का यहां पर लोप हो जाता है। कारक चिन्ह अभी आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी ये दिखे, है ना, इनका लोप होकर समस्त पद बनाया जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? जहां पर भी को, से, के लिए, के द्वारा, का, की, के, में, पर, ये सब दिखाई दे तो आप समझ जाना ये किसका उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े। चलो आप जानते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। क्लियर है? मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूं। डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं, कभी भी परीक्षा में कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप पीछे ना हटें। कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने ये बताया था, हिंदी वाले टीचर ने ये बताया था, है ना। लोग ऊपर ऊपर से पढ़ाकर चले जाते हैं, तत्पुरुष समास यही पढ़ाएगा, अंदर तक कोई लेकर नहीं जाएगा। मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप छोटी क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं भाई? वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दो भेदों को लुप्त रखा गया है, इसीलिए व्यक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कारक पढ़े हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, होते नहीं होते हैं? उनमें से कर्ता हटा दिया, संबोधन हटा दिया, 6, यानी तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इतना याद रखना। क्लियर है? ये है वो कारक चिन्ह, ये है वो कारक, ताकि आपको आसानी हो जाए तत्पुरुष समास को जानने की। क्लियर है? आपको कारक भी पढ़ा रहा हूं और आपको समास भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं एक चार्ट के माध्यम से लेकर आया हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। कारक क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। क्लियर हो गया? तो ये कर्ता हट गया और ये संबोधन हट गया, ये बाकी के बचे कितने? 6। कितने बचे? ये 6 कारक। क्लियर हो गया? ये 6। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर? ये कर्ता हट गया और ये संबोधन हट गया, उसी की बात हो रही है। क्लियर है? विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन दो भेदों को लुप्त रखा गया है। क्लियर? और इसीलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के होते हैं 6 भेद। तो ये है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण। अब इसको कैसे करते हैं? ये क्या है? ये इसके चिन्ह है। इसको आप कारक चिन्ह बोल सकते हो, इसको आप विभक्ति चिन्ह बोल सकते हो, इसको आप परसर्ग बोल सकते हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? परसर्ग, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, ये तीनों एक ही चीज होती है। क्लियर है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? चिन्ह याद करने का तरीका बताता हूं। कैसे? लिखा हुआ है बड़े इजी शब्दों में, आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। आपने कारक पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, यहां पर से आया है, यहां पर भी से आया है, लेकिन यहां अपादान से यानी कि अलग होने के लिए, यानी कि पृथक होने के लिए। पृथक यानी कि अलग, जुदा, अलग होने के लिए। क्लियर है? अपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पर, में मतलब भीतर, पर यानी ऊपर, में पर, में अंदर, भीतर, और पर यानी ऊपर। क्लियर? अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। हे ओ अरे क्या? हे राम, हे भगवान, हो राम या खुदा। क्लियर हो गया? ये क्या है? संबोधन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो कर्ता और संबोधन हटा के बचते हैं 6। क्लियर है? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क्लियर है? आप समझ में आ गया? ये को, की क्या क्या है? ये क्या है? ये का, की, के, यही तो कारक चिन्ह है, यही कारक चिन्ह है। इसी को समझाने के लिए आपको मैं चार्ट लेकर आया ताकि आपको कारक समझ में आ जाए। होता है ना कि पिछली चीजें याद रहती हैं, भूल जाते हैं, आगे की चीजें हम याद करना चालू कर देते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ, तो कारक से जुड़ा था, इसीलिए मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई?
चलो अब आपको आसानी हो जाएगी कि भैया तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? ध्यान से समझ लो। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई बात? चलो एक एक करके करें। चलो भाई एक एक करके करते हैं। पहले समझते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या है? को। क्लियर? तो इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म को, कर्ता ने कर्म को। क्लियर? तो ये को याद रखो, यही विभक्ति चिन्ह है। क्लियर है? इसी से होगी पहचान कि ये कर्म तत्पुरुष है या फिर कोई और है। क्लियर हो गया? तो को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है और उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, क्या? रथ को चलाने वाला क्या कहलाता है? रथ चालक कहलाता है। क्लियर? साइकिल चलाने वाला क्या कहलाता है? साइकिल को चलाने वाला क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, साइकिल चलाने वाला। क्लियर है? तो रथ को चलाने वाला ये क्या है? को। कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गया या ग्राम को जाने वाला, चला गया, ग्राम को जाने वाला। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। तो को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। किसका? कर्म। क्लियर है? क्लियर हो गया? कर्म कारक का चिन्ह है को। क्लियर हो गया? तो कर्म तत्पुरुष समास आपको समझने में अब कोई कठिनाई नहीं आएगी अगर आपने कारक चिन्ह सही से समझ लिया। कर्ता ने कर्म को, रथ को चलाने वाला, ग्राम को जाने वाला, रथ को हाँकने वाला। क्लियर है? माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। क्लियर हो गया? तो समस्त पद क्या है? माखन चोर। क्लियर? माखन चोर, माखन को चुराने वाला। क्लियर है? वन गमन, वन को जाने वाला, वन को जाने वाला, वन को गमन, वन गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होने वाला। क्लियर? देशगत, देश को गया हुआ, देश को जाने वाला। जनप्रिय, जन को प्रिय। मरणासन्न, मरण को आसन्न। इसमें आप एक चीज ध्यान से समझना, को, कर्ता ने कर्म को। क्लियर हो गया? बार बार जोर क्यों दे रहा है? कर्ता ने कर्म को, ये को यानी कि कर्ता ने कर्म को क्या है? ये कर्म तत्पुरुष। क्लियर है? कर्म तत्पुरुष समास। यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गया? बड़ा ही आसान समझ। देखो किसी भी चीज को अगर आप सोचोगे कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, मैं इसको नहीं समझूंगा, मैं या इसको बाद में करूंगा या मैं इसको करूंगा ही नहीं, तो आप समझ के देखिए कि भैया वो चीज आपके ऊपर कितनी हावी हो जाती है। और अगर आपने सही तरीके से, सही गाइडेंस में अगर थोड़ा सी मेहनत कर ली तो आप समझ के देखिए कि जहां आपके 90 नंबर आने होंगे वहां आपके 95 नंबर आएंगे। यानी कि 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं समाज के अंदर। 5 नंबर से आप स्कूल टॉपर बन सकते हो, 5 नंबर से आप जिले के टॉपर बन सकते हो, 5 नंबर से आपको वो मुकाम हासिल हो सकता है जो हो सकता है आपको आपकी क्लास में ना किसी को ना हुआ हो, जिले में ना हुआ हो, घर परिवार में ना हुआ हो। तो आप समझ के सकते, एक एक नंबर कीमती होता है। ये तब आपको पता चलेगा, ये कब पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से आप जिला टॉप करने से रह जाओगे। सोच के देखो, आपने क्या है, आपने उसको कठिन समझा और 5 नंबर छोड़ के आ गए कि बाकी तो हमें आता ही है। नहीं, ऐसे नहीं करना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या है? हाँ बिल्कुल, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? चलो, कर्म के बाद आता है करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से। क्लियर? तो जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध हो और इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छुपा हो और करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से या के द्वारा।
ये होती है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, इसको याद रखो, से या के द्वारा। क्लियर, उसी को करण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, ये क्या है, कारक चिन्ह है। याद आया, याद आया, अभी मैंने चार्ट दिखाया था, यस वही चीज है। उदाहरण से समझते हैं, स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित, स्वयं के द्वारा रचित। क्लियर है, स्वयं के द्वारा आया, के द्वारा, मन चाहा, मन से चाहा, से आया है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, से या फिर के द्वारा, क्या है, करण तत्पुरुष समास। और देखो, भूख मरी, भूख से मरी, धनहीन, धन से हीन, से, वाणाहत, वाण से आहत, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। कहते नहीं हमें तो बुखार हो गया भैया, बुखार से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, तो क्या है, से जहां आ गया, से जहां आ गया तो वहां करण तत्पुरुष समास हो गया। ध्यान से समझना इस चीज को। क्लियर हो गया भाई, बुखार से पीड़ित, ज्वर से पीड़ित, मदांध, मद से अंधा, रस भरा, रस से भरा, भयाकुल, भय से आकुल, आंखों देखी, आंखों से देखी। क्लियर है, जहां से के द्वारा आए आप समझ जाना, ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो बोलो यस। चलो जी, वेरी गुड, चलो जी आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। अब करण के बाद क्या आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, अब इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा है और संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है, या इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए है, इसको याद रख लो, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, के लिए क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। क्लियर हो गया, कारक चिन्ह है। क्लियर हो गया, इसी को कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से चीजें सही तरीके से समझ में आ जाती हैं। विद्यालय, विद्या के लिए, आलय, के लिए। क्लियर है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा, भवन, सभा के लिए भवन। क्लियर हो गया, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये वो के लिए है। क्लियर है, के लिए क्या है, ये संप्रदान कारक चिन्ह। क्लियर हो गया, क्लियर है, कारक चिन्ह से याद रखो कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर है, विश्राम गृह, विश्राम के लिए ग्रह, विश्राम के लिए ग्रह। क्लियर है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, है ना, गुरु दक्षिणा, है ना। जब कहते हैं कि बताओ गुरु जी आपको क्या चाहिए, भाई दक्षिणा स्वरूप क्या दें, है ना, तो गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दें, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान गृह, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए गृह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। क्लियर, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए। देवालय, देव के लिए। गौशाला, गौ के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। बड़े इजी वे में समझा रहा हूं, बहुत समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि ये कारक से जुड़ा है, ये कारक से जुड़ा होता है। जिसको कारक चिन्ह याद है, जिसको विभक्ति चिन्ह याद है, उसको तत्पुरुष समास जो है जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चों, ये ध्यान में रखना। इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना डीपली मैं जा रहा हूं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हाँ चलो भाई आगे बढ़े, चलो आगे। अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान, इनमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छुपा है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। क्लियर, और से का तात्पर्य अलग यानी कि पृथक होने से है, ध्यान से समझना। कर्ता ने कर्म को करण से, एक से वहां पर भी है, और अपादान से, ये वाला से जो है ये पृथक होने के लिए। जब किसी चीज से जुदा होते हैं, अलग होते हैं, पृथक होते हैं, दूर होते हैं,
क्लियर, ये उस संबंध में है इसे। क्लियर, अपादान से क्या है, कारक चिन्ह है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो, तो उसी को अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण समझ लो, उदाहरण से आप बड़े इजी तरीके से समझ जाओ, उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं कि कामचोर, काम से जी चुराने वाला, कहते नहीं यार तू तो बड़ा कामचोर है। कामचोर यानी कि काम से जी चुराने वाला है, क्या कर रहा है, काम में मन नहीं लगता, काम से दूर जा रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है। किसी चीज को कोई काम, किसी व्यक्ति को कोई काम दो और वो उससे क्या करे, आनाकानी करे, मैं बाद में कर लूंगा, ये हो गया वो हो गया, तो मेरे पेट में दर्द, आज ये हो, तो क्या करें, यार तू कामचोर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से दूरागत, दूर से आगत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से जो हीन है, नेत्रहीन। क्लियर, और से जहां लग जाए, ये क्या, अलग होने, पृथक होने के संदर्भ। क्लियर है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जिसने कभी पाप ही ना किया हो, पाप मुक्त, पाप से अलग हो। क्लियर। देश निकाला, देश से निकाला। पुराने जमाने में जब सजा के तौर पे कहते हैं ना, इसको देश निकाला दे दो, यानी कि इस देश से, हमारी सीमा के अंदर नहीं आना चाहिए, देश से निकाल दिया, बाहर कर दिया। ये क्या हो गया, दूर जा रहा है, पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। क्लियर है, अपनी रणभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी मातृभूमि से दूर जा रहा है, अलग जा रहा है, देश निकाला। क्लियर। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, है ना, पद मुक्त कर देना। कहते नहीं अब तुम्हें सेवा से मुक्त कर देते हैं, अब क्या कर रहे हो, सेवा से मुक्त, पद मुक्त कर दिया आपको, है ना। क्लियर हो गया, तो क्या है, पद से दूर जा रहा है। क्लियर है। पदच्युत, पद से च्युत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जो रोग था अब वो रोग दूर चला गया, रोग से मुक्त हो गया, रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। क्लियर हो गया। तो से यहां पर पृथक यानी अलग होने के संबंध में दिखाया जा रहा है। क्लियर हो गया। हाँ, तो हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर है। उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध आप नाम से समझ रहे हो, संबंध यानी कि जब संबंध जहां दर्शाया जाए वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा है और संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की ये होते हैं, इन्हीं को संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी का, की, के माध्यम से, है ना, क्या पता चलता है, संबंध के माध्यम से हमें जान पाते हैं कि भाई इनमें क्या संबंध है। क्या है ना, जैसे पिता का पुत्री से, पुत्री का पिता से, भाई का बहन से, माता का पिता से, इस तरीके से होता ही नहीं संबंध है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राजपुत्र, इस समस्त पद का जब वो करेंगे, ग्रह करेंगे, तो राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा और पुत्र के बीच में यहां संबंध स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है। किसका पुत्र, राजा का पुत्र। अब ये हुआ किससे, ये इस विभक्ति चिन्ह के माध्यम से, राजा का पुत्र, इसमें का लोप हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। क्लियर है। का, की, के, ये है विभक्ति चिन्ह। तो क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वादल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा, देवताओं की पूजा, देव पूजा। क्लियर। आम वृक्ष, आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राजा की कुमारी। क्लियर। जलधारा, जल की धारा। का, की, के, है ना। राजनीति, राजा की नीति, राजनीति, राजा की नीति, है ना। नीति कहते नहीं, राजकाज करने में निपुण, सक्षम, तो अपनी नीतियों के कारण। क्लियर है। चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी देश का, चाहे उसमें राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, है ना, जो प्रधान होता है। क्लियर। तो राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। जब हम किसी को हाथ दिखाते हैं, कहते नहीं है कि भाई तुम्हारी कुंडली में तो सुख योग है ना, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। इसी तरीके से सदकण यानी श्रद्धा के कण। शिवालय, शिव का आलय, शिवालय। देव रक्षा, देव की, देश की रक्षा। देव रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। का, की, के, संबंध। क्लियर है। संबंध कारक। क्लियर हो गया। संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। क्लियर हो गया।
बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है और अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, में भीतर पर ऊपर, में अंदर पर ऊपर। क्लियर हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसके उदाहरण समझते हैं, किस तरीके से समझेंगे भैया। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, भाई वो तो अपने कार्य में बड़ा कुशल है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा कुशलता के साथ अपना कार्य करता है, उसको जो कार्य दो वो क्या है, वो कार्य में कुशल है। वनवास, वनवास वन में वास करने वाला है ना। वनवास, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, माता कैकेयी ने दिया था, वन में वास करने गए थे वो। ठीक है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में जिसकी भक्ति हो, ईश्वर भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयाल, में पर, में भीतर पर ऊपर। क्लियर है? में पर याद रखो। क्लियर है? दानवीर, दान देने में वीर। और जहां दानवीर की बात आए तो भैया सबसे पहले आता है किसका नाम? कर्ण, दानवीर कर्ण, है ना। तो काम कुछ ऐसा करो जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाओ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आचार निपुण, आचार में निपुण, जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द होता है भैया, सिर में दर्द हो रहा है, सिर पर दर्द नहीं हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। भाई भीतर ही तो है, में भीतर पर ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो। कला कुशल, कला में कुशल। शरणागत, शरण में आगत। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, आप में बीती नहीं, आप पर बीती, है ना। क्लियर है? चीजें समझ में आई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो जी अगला चलते हैं, कर्मधारय समास। आगे चलते हैं कर्मधारय समास। यहां तक तत्पुरुष समास समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 6 भेद होते हैं, 6 मैंने आपको कारक के माध्यम से समझाया। क्लियर हो गया? क्योंकि ये कारक से जुड़ा होता है। जिसको कारक चिन्ह पता है, जिसको कारक ने पढ़ा होगा, वो तत्पुरुष समास को समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। क्लियर है? तो मैंने आपको चार्ट भी बताया। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। इस समास में प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताता है। इसके अंदर है ना, प्रथम पद दूसरे की क्या बताता है? विशेषता बताता है। और इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? दूसरे पद की तुलना हो जहां, है ना, और आए है जो, पहचान बता रहा हूं आपको। अगर बीच में आए है जो या के समान विग्रह के समय आए तो आप समझ जाना कर्मधारय समास है। क्या लगेगा वहां पर? कर्मधारय समास है। विग्रह करने पर है जो आए और के समान आए, के समान है जो, आप समझ जाना कर्मधारय समास है। इसको याद बहुत आसान तरीके से हो सकता है, समझने की देर है। समझ जाओगे तो आप आराम से इसका विग्रह भी कर लोगे, समस्त पद भी बना लोगे। क्लियर है? बहुत आसानी हो जाएगी। इसको उदाहरण के माध्यम से, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, अब के समान आया है, जहां के समान आए और है जो आए, आप समझ जाना आंख बंद करके कर्मधारय होगा। क्लियर है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो चीज है जिसके माध्यम से आप पहचान कर पाओगे कि भैया कौन सा समास है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, विग्रह किया तो निकल के आया है जो, के समान। और जहां है जो आए, के समान आए, तो वहां पर कर्मधारय होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? हाँ। विशेष, विशेषण, उपमेय और उपमान। क्लियर हो गया? दूसरे पद की यहां तुलना हो और अगर विग्रह किया जाए तो निकल के आए के समान और है जो। क्लियर है? ये चीजें याद रखो। आप कर्मधारय समास बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हो, इनका विग्रह भी कर सकते हो, समस्त पद भी बना सकते हो। क्लियर हो गया? चलो जी आगे। कमल नयन,
कमल के समान नयन, महापुरुष महान है जो पुरुष। तो देखो क्या है, कमल नयन में क्या है, कमल के समान नयन, क्लियर है। महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष महान पुरुष, क्लियर। चंद्रमुख चंद्र के समान मुख जिसका, चंद्रमुख चंद्रमुख, क्लियर। पीतांबर पीत है जो अंबर है जो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। हाँ, महात्मा महात्मा महान है जो आत्मा, लालमणि लाल है जो मणि, क्लियर है। पीतांबर अगर तीसरे पद का यहां पर प्रधानता होगी तो भैया ये बन जाएगा क्या, बहुब्रीहि, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी बताएंगे आपको, क्लियर है। लालमणि, महादेव महान है जो देव, देहलता लता के समान जिसकी देह, देहलता। नवयुवक नव है जो युवक, है जो के समान, है जो के समान, है जो के समान। विग्रह करने पर अगर आए है जो के समान, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दूसरे पद की तुलना हो रही, क्लियर हो गया। विग्रह करने पर है जो आ रहा है, के समान आ रहा है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़े, चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलो जी दोबारा से देख लो, एक बार देख लो, देखो दूसरे पद की यहां तुलना हो, विग्रह करने पर है जो और के समान आए तो समझ जाना कर्मधारय होगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है। प्रथम पद यहां दूसरे की विशेषता बताए, प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताए, बात समझ में आ गई। अगर तीसरा पद विषय की महत्वता हो गई, तीसरा पद अगर प्रधान हो गया तो हो जाएगा बहुब्रीहि, ध्यान से समझना, क्लियर है। यहां पर केवल दूसरे की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास होगा, क्लियर है। अगर तीसरा पद प्रधान के लिए बोल दिया जाए तो भाई हो जाएगा बहुब्रीहि, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो जी आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और द्विगु समास पे चलते हैं। चौथा समास द्विगु समास। द्विगु समास बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बेहतरीन, आंख बंद करके, जिसके प्रथम पद में संख्या हो, जिसके प्रथम पद में कोई संख्या हो, 9 2 3 4 5 100 500 1000। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रथम पद में संख्या आ जाए, क्लियर है, तो पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, क्लियर हो गया। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, लेकिन कभी कभी, बात समझ में, समझिए मैं दोनों चीजें लेकर चल रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं, लेकिन आंख बंद करके आप समझ जाना कि अगर प्रथम पद यानी कि पूर्व पद अगर संख्यावाची है तो हो जाएगा द्विगु समास। बताओ, ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो प्रथम पद जिसका संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, वो द्विगु समास होगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है ना। अब इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं, ध्यान से समझना, कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रही है, केवल समूह को दर्शा रही है, केवल समूह को दर्शाती है। इससे समूह और समाहार का बोध हो, उसी को द्विगु समास कहते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। उदाहरण समझोगे तो बड़े आसान से समझ जाओगे। नवग्रह 9 आ गया, दोपहर 2 आ गया, त्रिकोण 3 आ गया, तिरंगा 3 आ गया। पूर्व पद संख्यावाची, ध्यान से समझना, जहां पूर्व पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाचक, क्लियर, द्विगु समास का उदाहरण है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है, 9 ग्रहों का समूह, एक लाइन में बोल दिया नवग्रह, 9 ग्रह। दोपहर, जहां पर दोनों पहर का समाहार हो, दोपहर जहां पर दो पहर मिलते हो, दोपहर। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह त्रिकोण कहलाता है। तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो जी। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, संगम, त्रिवेणी कहते हैं 3, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम, क्लियर। तो 3 आया,
पंचतंत्र यानी 5 आया, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक में 3 आया, शताब्दी में आ गया 100 वर्षों का की अवधि, शताब्दी। तिराहा में 3 आया, सतसई में 7 आया, 100 पदों का समूह, सतसई। चौगुनी में आ गया 4, 4 गुनी कहते नहीं, 4 गुनी, 8 गुनी, है ना, चौगुनी त्रिभुज, है ना, 3 भुजाओं का समाहार, त्रि यानी कि 3। तो जहां प्रथम पद पूर्व पद संख्यावाची हो तो वो क्या हो जाएगा, वो द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई तो बोलो यस। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, एक एक स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूं, एक एक चीज आपको बताते हुए चल रहा हूं, ताकि आप आगे चलकर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो आपको। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलें भाई, बढ़े आगे, चलो जी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। किसकी करते हैं? द्वंद्व समास की बात करते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ध्यान से समझना, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कहीं कहीं चीजों में ये अपवाद है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह कौन सा? ये रहा योजक चिन्ह, ऐसे होगा बीच में। क्लियर हो गया? ये लग जाता है, ये लग गया योजक चिन्ह। क्लियर? उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और समास विग्रह करने पर और या एवं आए। क्लियर है? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर? जल योजक चिन्ह वायु, अब विग्रह किया तो आया जल और वायु। अपना योजक चिन्ह पराया, अपना और पराया, अपना या पराया, अपना या पराया। जहां और आए, या आए, एवं आए योजक चिन्ह के बाद। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? योजक चिन्ह आए तो भाई हो जाएगा द्वंद्व समास। क्लियर है भाई? अब यहां नोट करो, जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि घर घर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। घर घर में क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है योजक चिन्ह के बाद। योजक चिन्ह आया और योजक चिन्ह के बाद पुनरावृत्ति हो रही है शब्द की। क्लियर? हाँ, अव्ययी भाव। अब माता पिता, माता पिता, अब यहां पर क्या है? यहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये क्या है? द्वंद्व समास। क्लियर है? बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये थोड़ी सी चीजें यहाँ की अगर आप समझाओगे तो आप बहुत आसानी के साथ, इनमें बहुत आसानी के साथ आप ये चीजें कर पाओगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जब इसका विच्छेद किया तो क्या हुआ? पाप और पुण्य। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्या निकल के आ गया? योजक चिन्ह है पर योजक चिन्ह के बाद पुनरावृत्ति नहीं है, पाप पुण्य। क्लियर? राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष। क्लियर है? देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, माता पिता, माता और पिता, नदी नाले, नदी और नाले, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। और आए, या आए, एवं आए, तो आप समझ जाना द्वंद्व समास। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़े। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास यानी कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ध्यान से समझना। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वो तीसरा पद प्रधान हो जाता है। क्लियर? दो पद जब मिलकर तीसरा पद बनाए तो तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। क्लियर? इसका विग्रह करने पर वाला है, जो जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आए वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर
तीसरा पद बनाते हैं वो तीसरा पद प्रधान होता है, और इसका विग्रह करने पर निकले वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आए और वो हो जाए बहुब्रीहि समास। इसको उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसानी के साथ समझ जाओगे। जैसे कि गजानन, गजानन, गज का आनन है जिसका, देखो आया है जिसका, किसका। अब गजानन किसको बोलते हैं? गजानन किसको बोलते हैं? गजानन, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के, अर्थात गणेश, गणेश के बारे में हो रहे, गणेश जी को बोलते हैं गजानन। तो गज का आनन है जिसका, किसका? अर्थात गणेश जी का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके? भाई तीन नेत्र वाले कौन हैं? तीन नेत्र किसके होते हैं? भाई तीन नेत्र में जाहिर सी बात है एक ही देव हैं, और वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, अर्थात शिव, शंकर। क्लियर हो गया? त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव। तो जिसके यानी कि गणेश जी के, किसके यानी कि शंकर जी के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? नीलकंठ किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं, जाहिर सी बात है, सब शंभू को बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो नीला है, नीलकंठ यानी कि नीलकंठ, ये दोनों ही पद हैं, और इन दोनों ही पद, इन दोनों में प्रधानता किसकी है? ये तीसरे के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। किसके बारे में? नीलकंठ किसको बोलते हैं? नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं। तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब जितना भी ध्यान रखना, जितने भी महाभारत, पुराण, वेद, गीता, शास्त्रों से संबंधित जितनी भी, अगर भगवान से संबंधित कोई चीज आए, अब आंख बंद करके बहुब्रीहि समास पे लगा देना, क्योंकि जो भी चीजें वो बता रहे हैं वो इंडिकेशन किसी और के बारे में कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नीलकंठ भोलेनाथ के बारे में, त्रिनेत्र जाहिर सी बात है शंकर जी के बारे में, गजानन गणेश जी के बारे में। क्लियर है? बात समझ में? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश जी का। लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश जी का। तो ये जो लंबोदर है किसके बारे में? यानी कि तीसरा पद, यानी गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रधान तीसरा पद हो जाएगा। क्लियर है? दशानन, दशानन, दस है आनन जिसके, किसके? रावण के। दशानन किसको बोलते हैं? दशानन रावण को बोलते हैं। अब किसी और को थोड़ी ना बोलते हैं, दशानन एक ही है, रावण को बोलते हैं। 10 सिर थे, 10 सिर वाला रावण। क्लियर? चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु को बोलते हैं चतुर्भुज। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? चार। अब आप कहो जे ये तो संख्या है। क्लियर है? लेकिन यहां पर इंडिकेशन दिया गया है किसके लिए? यहां पर तीसरे पद के बारे में, तो तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। चतुर्भुज किसको बोला गया है? विष्णु जी के बारे में बोला गया। क्लियर है? चार भुजाओं वाला, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? विष्णु जी की। क्लियर हो गया? चलो, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? अर्थात श्री कृष्ण के। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यहां पर कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? अर्थात श्री कृष्ण के। इसी तरीके से चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण कर दे वाला, सुदर्शन चक्रधारी किसको बोला जाता है? भगवान विष्णु के बारे में। तो चक्रधारी किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु के बारे में बहुत बात हो रही है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? वीणा है हाथ में जिसके, किसके? अर्थात सरस्वती जी के। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत है अंबर जिसका, किसका? सफेद वस्त्रों वाली, अर्थात माता सरस्वती। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यानी दो पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता बताए। क्लियर है? बात समझ में? तीसरा पद यहां पर प्रधान होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? दो पद मिलके तीसरा पद बनाए, और तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है इसमें। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से क्या? इस तरीके से हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। समास
आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है, बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से समझाया है। याद करने की ट्रिक भी हमने बताई है, और आप अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आप इनको याद भी कर सकते हो, आप इनको अच्छे तरीके से समझा भी सकते हो। क्लियर? अब बात आती है किसकी? प्रश्न और अभ्यास की। अब बात करते हैं प्रश्न और अभ्यास की, क्योंकि यह जितना हमने पढ़ा है बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के, हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको कितना आता है और कितना नहीं आता है। क्लियर है? तो प्रश्न अभ्यास में हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से हम इन प्रश्नों के माध्यम से ये समझ पाएं कि भाई हम कितने पानी में हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा क्या हमारी समझ में आया? अगर आया तो कितना आया? ये कौन डिसाइड करेगा? ये अभ्यास डिसाइड करेगा। ठीक है? तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? बताओ, पंकज में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री या फिर द्वंद्व समास, ए, बी, सी या फिर डी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 ऑप्शन में एक सही विकल्प है, एक सही विकल्प का चयन करना है। और अब तक हमने जितने भी समास पढ़ाए हैं, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व आपने पढ़े हैं। तो भाई पंकज जो है वो कौन से समास का उदाहरण है? बताइए, ए, बी, सी, डी। चलिए, समय समाप्त होता है। सी इज द राइट आंसर। क्या है? बहुव्रीहि समास है। कैसे है? पंकज शब्द में बहुव्रीहि समास है। पंकज का समाविग्रह होता है, तो भाई कीचड़ में पैदा हुआ जो पंकज। क्लियर है? चलो भाई, अगला है, जब प्रथम शब्द का संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? मैंने क्या बताया था? प्रथम शब्द क्या? संख्यावाची। और जहां पहले संख्यावाची, पहला पद जो है, प्रथम पद, पूर्व पद अगर संख्यावाची है तो क्या करना है? आंख बंद करके द्विगु पे लगा देना है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। क्लियर है? अगला है, चरण कमल में समास कौन सा है? बताओ, चरण कमल, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष, ए, बी, सी या फिर डी। चरण कमल, ए, बी, सी या फिर डी। चले, समय समाप्त होता है और ए इज द राइट आंसर, कर्मधारय। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, चौराहा में समास, 4 राहें जहां मिलती हैं चौराहा बोला जाता है इसको। क्लियर? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है या फिर कर्मधारय है। तो इसमें भी संख्या है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होगी। सी इज द राइट आंसर। किया? तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। इसी तरीके से द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या फिर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वो बहुव्रीहि हो जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में भाई सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों ही पद जो हैं यहां पर प्रधान होते हैं। क्लियर? परिभाषा देख लो, इस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तथा जिनका विग्रह करने पर अथवा, और, एवं या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर? जैसे माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, गुण दोष। इसमें 3 ऑप्शन आपको और भी मिल गए, 3 प्रश्न और बन गए। बताओ माता पिता में कौन सा है? वो भी बात बता सकते हो, द्वंद्व है। इसमें ऊंच नीच में कौन सा है? भला बुरा में कौन सा है? गुण दोष में कौन सा है? क्लियर है? इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु, ए, बी, सी या फिर डी। है ना? शुरुआती शब्द में अगर, यस पढ़ा है ना? चलो बताओ फटाफट। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व या फिर द्विगु है। बिना किसी देरी के बी इज द राइट आंसर, यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो जी, पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती हो, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। साथ ही साथ परिभाषा भी आपको मैं बताता जा रहा हूं, पढ़ाया भी हमने और क्वेश्चन में भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। क्लियर है? चलो, आजीवन में, आजीवन की अगर बात करी जाए,
आजीवन की अगर बात करी जाए तो आजीवन में क्या है, तत्पुरुष है, अव्ययी है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, ए, बी, सी या फिर डी। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए, समय समाप्त होता है। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सप्तर्षि में समास बताना है, कर्मधारय, सत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। ए, बी, सी या फिर डी, बताइए फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। ए, बी, सी या फिर डी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से बताएंगे, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। चलिए, सप्ताही, सप्तर्षि, 7 संख्या आ गई जी। अब संख्या आ गई तो भाई क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, द्विगु समास। क्लियर, सप्तर्षि समास का विग्रह अगर करेंगे तो 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि कहलाता है। क्लियर है। पीतांबर में कौन सा समास है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। पीतांबर बताओ, ए, बी, सी या फिर डी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। भाई डी इज द राइट आंसर। बहुब्रीहि समास का ये एग्जाम्पल है। क्लियर है। अगला है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। सतसई है, राजगृह है, चतुर्भुज है या फिर श्याम सुंदर है। बताइए फटाफट। ए, बी, सी या फिर डी। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है आपको, ए, बी, सी या फिर डी। सतसई, राजगृह, चतुर्भुज या फिर श्याम सुंदर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ए, बी, सी या फिर डी। सतसई, राजगृह, चतुर्भुज या फिर श्याम सुंदर। समय समाप्त होता है। डी इज द राइट आंसर। क्या है, श्याम सुंदर। क्लियर। श्याम सुंदर का समास विग्रह करोगे, श्याम जो सुंदर है। क्लियर है। यहां पर क्या है, विशेषता बताई जा रही है। क्लियर हो गया, बात विशेषण क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद का व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध रखता हो, भाई कर्मधारय समास कहलाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो भाई, क्लियर हो गया। चलो, तो ये वो कुछ प्रश्न थे जो अभ्यास प्रश्न के रूप में हमने आपको बताए थे। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि भाई आपने समास को सही तरीके से पढ़ा होगा, सही तरीके से जाना होगा, समझा होगा, और अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप बहुत अच्छे तरीके से व्याकरण को भी अपनी प्रायोरिटी पे अगर आप रखते हो तो इसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। क्लियर है। तो वही उम्मीद के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको पढ़ाया। ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपने भी बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ा होगा। क्लियर। तो आज की क्लास का बच्चों यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए, क्योंकि हमें हिंदी में टॉप करना है। ओके, नमस्कार, जय हिंद।